नमस्कार दोस्तों। आज बात एक ऐसे साम्राज्य की जिसने अपने अभिलेखों में जिस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था उसी से विकसित देवनागरी लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं। आज मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ईसा पूर्व चौथी सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था और वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। नंद राजाओं ने करों की वसूली से अपार संपत्ति जमा की थी और उनके पास एक विशाल विशाल सेना भी थी, परंतु वे कुशल शासक नहीं थे, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना कठिन नहीं था। चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, मौर्य वंश के एक तरुण चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा को सिंहासन से उतार दिया। सिकंदर के बारे में थोड़ा देखें। मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिमोत्तर में पंजाब की ओर लगाया। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया। सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उत्तर के कुछ क्षेत्र हकमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। सिकंदर ने हकमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था, लेकिन स्वयं सिकंदर 323 ईसा पूर्व में इस संसार से चल बसा। अब उसके बाद उसके गवर्नर यहाँ राज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने जल्दी ही समूचे पंजाब को जीत लिया। सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे। चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान के बाद अंत में उसे 305 ईसा पूर्व में हरा दिया। उसने सिंधु नदी के पार के उस प्रदेश को भी जीत लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हो गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मध्य भारत के भाग भी जीत लिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन हो गया। बिंदुसार। करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। कुछ उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त इसके बाद जैन मुनि बन गया था। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया और इस तरह उसमें लगभग सारा देश शामिल हो गया। केवल कलिंग प्रदेश यानी उड़ीसा और सुदूर दक्षिण के राज्य ही उसके साम्राज्य में नहीं थे, परंतु दक्षिण के राज्यों के साथ उसकी मैत्री थी, इसलिए उन्हें जीतना जरूरी नहीं था। कलिंग के लोग मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह काम चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया। अशोक। मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भारत के महानतम शासकों में से एक था। उसने कलिंग को भी जीता, पर दोनों ओर की सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बड़ा दुख हुआ। युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर भी उसे बड़ा क्लेश हुआ। तब उसने फैसला किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा। उसके विपरीत वह प्रयत्न करेगा और लोगों को समझाएगा कि वे शांतिपूर्वक रहें। भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजाज्ञाएं जारी करना शुरू किया। इनमें उसने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ये राजाज्ञाएं उसके साम्राज्य के सभी प्रांतों को भेज दी गईं। इन्हें चट्टानों तथा स्तंभों पर ऐसे स्थानों पर खुदवा दिया गया जहां लोग इकट्ठा होकर इन्हें पढ़ सके। इस प्रकार राजा क्या सोचता है उसके बारे में जानकारी मिली। अशोक को सम्राट प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक का धर्म। अशोक बौद्ध था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन सामाजिक आदर्शों में विश्वास करता था जो लोगों को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। इन्हें उसने धम्म कहा। संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप धम्म। उसकी राजाज्ञाएं विभिन्न लिपियों में लिखी गई। अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। अशोक के अभिलेख की भाषा आमतौर पर प्राकृत है। यह आम जनता की भाषा है, जबकि संस्कृत भाषा ऊंची जातियों के शिक्षित लोगों द्वारा बोली जाती रही होगी। अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में अफगानिस्तान में खुदवाई गई हैं। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहें। उस समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदाय या पंथ दो समुदाय में बटे हुए थे, एक ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमणों का। श्रमणों में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण से मतभेद रखने वाले अन्य धर्मों के साधुओं का गुट था। वह चाहता था कि लोग एक दूसरे के साथ मैत्री के साथ रहें और युवा अपने बूढ़े बुजुर्गों का बात माने। मालिकों के को उसने बताया कि अपने नौकरों के प्रति दयालु रहें। इससे भी अधिक महत्व की बात थी, वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था।
उसने युद्ध न करने का वचन दिया था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वह इसे एक क्रूर कार्य समझता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाएं। उसके अपने रसोई घर में प्रतिदिन 2 मोर और 1 हिरन राजा के लिए पकाए जाते थे। इस पर उसने रोक लगा दी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि लोग शांतिपूर्वक रहें और जमीन धर्म के मसलों पर कलह न करें। उसका कहना था कि महत्व की बात आपसी मतभेद नहीं है, वरन साम्राज्य के भीतर एकता है। प्रशासन। अशोक की राजज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। स्तंभों पर इतनी बढ़िया पालिश की गई थी कि ये शीशे जैसे चमकते हैं। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर 4 सिंह बनाए गए थे। वर्ष 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। अशोक की राजज्ञाओं में उसके शासन संबंधी विचारों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसका मत था कि राजा को प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि पिता अपने बच्चों के साथ करता है। अपनी राजज्ञाओं में वह अक्सर कहता है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। उसने नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग सुगमता से और शीघ्रता से यात्रा कर सकें। तेज धूप से बचने के लिए उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएं खुदवाए और थके मादे यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई। अशोक अपनी राजधानी यानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और उसके आदेशों का पालन करने के लिए अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल संभालता था। ये राज्यपाल राजा के अधीन होते थे। जान पड़ता है कि इन प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और प्रत्येक जिले में कई गांव होते थे। जिले के प्रशासन की देखभाल के लिए भी कई तरह के अधिकारी थे। कुछ अधिकारी जिलों का दौरा करते और व्यवस्था देखते। कुछ अधिकारी जिलों से कर वसूलते। कुछ न्यायाधीश होते और उनके सामने लाए गए मुकदमों का वे फैसला करते। अशोक चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो और अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरते। कुछ अन्य अधिकारी करों के रूप में वसूल किए गए धन का हिसाब रखते और बड़े अधिकारियों की उनके कार्यों में मदद करते। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। प्रशासन कार्य कई विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष पाटलिपुत्र में रहता था। इस प्रकार राजा को सदैव जानकारी मिलती रहती थी कि उसके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। नगर का प्रशासन एक परिषद और 6 समितियां देखती थी जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। इन अधिकारियों के अलावा अशोक ने एक विशेष प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया। इन्हें वह धम्म महामात्र कहता था। ये अधिकारी सारे देश का दौरा करते और स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते, लोगों की शिकायतें सुनते और सभी को समझाते कि धर्मानुसार आचरण करें और आपस में मेल जोल से रहें। अशोक ने अपने पड़ोसियों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आजकल के राजदूतों की भांति धर्मदूतों के कई दल पश्चिमी एशिया के राज दरबारों में भेजे। ये यूनानी राजा थे जिनके नामों का उल्लेख उसने अपने एक अभिलेख में किया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा। महेंद्र ने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका का राजा बौद्ध हो गया। थोड़ी बातें कौटिल्य और मेगस्थनीज के संबंध में। मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी 2 साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। उनमें से एक है अर्थशास्त्र, जिसका आज उपलब्ध अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। दूसरा स्रोत है मेगस्थनीज में लिखा हुआ विवरण। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त के शासन काल में कुछ समय भारत में बिताया था। मेगस्थनीज जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और सुंदर नगर था और मजबूत परकोटे से घिरा हुआ था। मकान लकड़ी के बने हुए थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना हुआ था। राजा के दरबार और उसके वैभवपूर्ण जीवन से मेगस्थनीज बहुत प्रभावित था। राजा जनता की सब तरह की शिकायतें सुनने को सदैव तैयार रहता था। चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी सेना थी क्योंकि उसे कई युद्ध लड़ने पड़े थे। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए करों का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च होता था। समाज। मौर्यकालीन समाज। मेगस्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। उनकी या तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। वे गांव में सुखपूर्वक रहते थे। चरवाहे और गड़रिये भी गांव में रहते थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। उनमें से कुछ राजा के लिए काम करते थे जबकि कुछ नागरिकों के इस्तेमाल के लिए चीजें तैयार करते थे। व्यापार उन्नत पर था और व्यापारी अपना माल देश के कोने कोने में ले जाते थे। काफी अधिक लोग सेना में भर्ती थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे सुख चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी नगर तथा गांव दोनों में काम करते थे। किसानों, कारीगरों और सैनिकों की तुलना में ब्राह्मणों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी, परंतु हर कोई उनका सम्मान करता था।
वे राजा को कोई कर नहीं देते थे। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, इसे देखें। मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कई कारण थे। एक तो यह था कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके। दूसरा कारण यह था कि साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी के कारण एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए थे और इसलिए प्रशासन में तथा संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी। एक विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी। शायद बाद के मौर्य शासक इतने भारी खर्च के लिए पर्याप्त कर वसूल नहीं कर पाते। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग होने लगे और अंत में स्वतंत्र बन गए। फूट का नतीजा यह हुआ कि चंद्रगुप्त द्वारा यूनानियों को हराने के 100 साल बाद बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजा पर आक्रमण किया। इस राजा को अकेले ही आक्रमण का सामना करना पड़ा, किसी दूसरे भारतीय राजा ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए यूनानियों से वह पराजित हुआ। 20 साल बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। ये बातें थी मौर्य साम्राज्य से संबंधित। अगले वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।